हमने ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, लेकिन ये कोई हफ्ते भर पहले तो हमने बताया नहीं था। तो फिर ये इंजीनियर कैसे चीन से पाकिस्तान आ गए और सारी तैयारियां हो गई? ये तो लग रहा है कि हफ्ते भर की 10 दिन की तैयारी है। अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं हैं, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया। फला जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं। मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि जो हमारा प्लायंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है। कभी भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूं कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? नहीं, चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सिंदूर ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो गया। आपने तमाम टीवी चैनलों पर और सरकारी जो हैंडल्स हैं उस स्तर पर आपने देखा होगा, तमाम तरह का जश्न मनाया जा रहा है। 1 साल यानी कि 3 दिन भी वो पूरे हो चुके हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और उसके 3 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच एक ऐसी खबर जिस पर बहुत चर्चा नहीं हुई, और खबर भी इतनी खतरनाक जिस बारे में पूरे फसाने में इसकी चर्चा नहीं हुई, वो ये कि न सिर्फ कि चीन ने अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान की मदद की और हर तरह से, यानी सूचना के स्तर से लेकर साइबर स्तर से लेकर हर तरह से मदद की। इसको लेकर चैमे गुइयाँ एक फारसी का लफ्ज़ है, यानी कि इधर उधर से बात आई और इधर उधर चली गई। तो चैमे गुइयाँ तो ज़रूर हुई, लेकिन फैक्चुअल बातचीत नहीं हुई। पहली बार अब ये खबर आई है कि बाकायदा चाइना ने ये कहा है कि उसने, उसके इंजीनियर्स ने जाकर बाकायदा तौर पर इन जहाज़ों को, यानी कि मदद की गई, इन इंजीनियर्स के ज़रिए जहाज़ों को लड़ने में मदद की गई। ये एक बड़ी खबर आ रही है। इसके क्या मायने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच? जो ये तमाम जिस तरह का तनाव, जिस तरह का पूरी मिलिट्री फाइट और वो सब कुछ हो गया, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रवीण साहनी जी मौजूद हैं। जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पूरे मैं कहूँगी साउथ एशिया में उनकी शोहरत है, उनका चर्चा है। फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, और न सिर्फ कि उनके लिखे को लोग पढ़ते हैं बल्कि उनके वीडियोस भी लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सानी जी, सबसे पहले तो आने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ये खबर जो मैं कह रही हूँ कि एक कॉलम में, मैं तो राजनीतिक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, डिफेंस थोड़ा बहुत समझती हूँ, जितना डिफेंस की पॉलिटिक्स है उतना समझती हूँ, लेकिन मेरी भी आंख से ओझल हो गई ये खबर, क्योंकि इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर, और ये J-10 नाम का फाइटर जेट है जिसको उड़ाने में और हम पर हमला करने में मदद की। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखिए, ऐसा हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आप जानती हैं, दर्शक जानते हैं कि ये 6 और 7 मई को सुबह ये जंग शुरू हुई थी और एयर वॉर हुई थी। और उसमें हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने J-10 हवाई जहाज़ उनको इस्तेमाल किया था। अब J-10 जो है वो चाइना का हवाई जहाज़ है, चेंगडू है जो उनकी एविएशन कंपनी बनाती है। अब ये खबर आई है कि चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज़ J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिज़िकली वहाँ पर मौजूद थे 6 और 7 की रात को जब ये जंग हो रही थी। तो वो वहाँ क्या कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जो चाइनीज़ है वो हथियार दे रहे हैं, J-10 दे दिया, PL-15 मिसाइल दे दी और उन्होंने ट्रेनिंग एक साथ कर ली, वो सब हम बात समझ रहे थे। पर अब ये खबर आ गई है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें 2 बातें हैं, बहुत ख़ास हैं। पहली बात ये है कि जो फाइटर होता है, जो उनके जो एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, वो बहुत उनमें तजुर्बा है, ट्रेनिंग करी है, अच्छे हैं। तो वो जो थे अपने J-10 को उड़ाने में फोकस कर रहे थे। जो ये इंजीनियर्स थे वो ये फोकस कर रहे थे उनके उड़ने से पहले कि उसकी ठीक मेंटेनेंस है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रही है उस समय वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो रडार होता है J-10 का, उसमें ख़राबी हो सकती है।
उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता है जिससे जैमिंग करी जाती है उसमें खराबी हो सकती है। तो वो सब इंजीनियर पहले वहाँ चेक कर रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने उड़ान भरी है उनके पायलट्स ने, तो तब जैसे कुछ मालूम होगा आपके दर्शकों को भी, उन्होंने अपने रडार बंद कर दिए थे। J-10 के रडार बंद थे, वो इसलिए बंद रखे थे, अगर वो ऑन करते तो जो इंडियन के जो पायलट्स थे और फाइटर्स थे उनको पता चल जाता कि हाँ ये दुश्मन का हवाई जहाज यहाँ आ गया है, हम कैच कर लेते सिग्नल। जी हाँ। तो वो उन्होंने बंद कर दिए और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और पीछे एक और एयरक्राफ्ट रखा जिसको हम बोलते हैं AEWC, मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। उसका सिर्फ काम होता है कि आप रेंज से, लंबी रेंज से आप टारगेट्स को ले लीजिएगा। तो उन्होंने टारगेट लिए, वो पीछे थे और वो टारगेट डेटा जो था वो भेजा इस जहाज़ को, J-10 जिसने की मिसाइल छोड़नी थी, जहां पायलट बैठा था, जिसने अपना रडार बंद कर रखा है, उसको डेटा भेजा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात आ जाती है। वो टेक्निकल बात क्या होती है कि जो उन्होंने भेजा, जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। नेटवर्क की जो देखभाल है पूरी, और ये कि वो डेटा वहाँ से ठीक यहाँ पहुँचे और यहाँ से ठीक जो है, जो उनका कंप्यूटर, देखिए पायलट जो होता है, जो बैठा होता है, उसके सामने उसके मिशन कंप्यूटर होते हैं जिससे वो देख रहा होता है क्या हो रहा है। तो डेटा वहाँ से आया। उसके बाद J-10 में एक चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसको हम बोलते हैं SDR, जिसका बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होते हैं। वो अपनी फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। उसको कैसे बनाना है, ये ब्रेन होता है पूरी चीज़ का, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये इंजीनियर्स ने पहले करके लगाया हुआ था उसमें। तो जब वहाँ से डेटा आया तो डेटा ठीक है, SDR ने कंफर्म किया, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, और फिर उन्होंने वो डेटा जो था, जो पायलट को भेजा उसके मिशन कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि पायलट को पता नहीं है, उसे दिखा नहीं है। तो उसके बेसिस पे देखिए, अगर डेटा ठीक नहीं होगा और अगर डेटा रास्ते में जैम हो गया या साइबर अटैक कर दिया हमने, दुश्मन ने कर दिया, वो ख़राब हो सकता है। तो SDR की बहुत अहमियत होती है, उसको मेंटेन करना, उसको ठीक प्लग इन करना, और चलने से पहले और उसके बाद उसका जब मिशन कंप्यूटर पे आया, जो कि डेटा दूसरे जहाज ने दिया था, उसके बेसिस पे इन्होंने PL-15 को बटन दबाया और छोड़ दी, और वो सीधा जाके टारगेट पे लग गया। टारगेट पे लगा। मैं टारगेट की बात करूंगी कि क्या है टारगेट, हमारा ही नुकसान जाहिर हुआ होगा। तो मुझे जी। ये बताइए, लेकिन ये हमला तो अचानक हुआ। भारत ने बताया जरूर था कि हम हमला करने जा रहे हैं, हमने ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, लेकिन ये कोई हफ्ते भर पहले तो हमने बताया नहीं था। तो फिर ये इंजीनियर कैसे चीन से पाकिस्तान आ गए और सारी तैयारियां हो गई? ये तो लग रहा है कि हफ्ते भर की 10 दिन की तैयारी है। नहीं, हफ्ते 10 दिन की नहीं है, ये कई सालों की तैयारी है। ये 5 अगस्त 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उसी समय से, शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है कि चाइनीज़ लीडर खुलेआम बोलते थे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे। तब से बोल रहे थे, और इनकी एक्सरसाइजेज दोनों एयरफोर्स की वो एडवांस हो गई बहुत। तो ये तब से काम चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। उसके बाद जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ है, तो वो काफ़ी टाइम था, उसमें अंदर इनके इंजीनियर यहाँ आ गए होंगे देखने के लिए कि जो है टारगेटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो। देखिए, इस बार सिंदूर में जो बालाकोट में हुआ था, बालाकोट में हमने पहली बार 2019 में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करा था, तो पाकिस्तानी उसके लिए उनको उम्मीद नहीं थी। इस बार तो वो तैयार बैठे थे। जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ का एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं हैं, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने जा रही थी कि अब तक जिस बात को राज की तरह रखा जा रहा था कि भाई प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया, फला जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना।
यहाँ तक कि जो हमारा प्लायंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है, कभी भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूं कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? देखिए, चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। चीन जो है अपनी बराबरी मिलिट्री में सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। चीन सिर्फ ये संदेशा दे रहा है कि आप ये समझिएगा, जब भी कोई चाइना से ऑफिशियल चैनल से खबर आती है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी सरकार की परमिशन से आई है। तो ये जो उन्होंने इंजीनियर का नाम भी दिया है, किसने बयान दिया है, वो सब है उनकी न्यूज़पेपर है, एक आता है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, बिल्कुल, उसमें ये पूरी स्टोरी है। ये तो मेन स्ट्रीम बिल्कुल हाँ, है, ये भी नहीं है कि कोई, तो और ये देखिए, कोई अमेरिका भी नहीं है कि खबर नहीं, लीक होके आ गई, चीन वहाँ तो लीक भी नहीं हो सकता है। चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, ये हमें कह रहा है। कोई हमें चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन हमने तो ये कह दिया कि अगर एक बार और कोई टेरर एक्ट हुआ सो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और आतंकवादी गतिविधि होती है तो हमें युद्ध करना होगा। तो हमें इसलिए अब सोचना है, हमने जो कह दिया है, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है, जिसमें कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और हम डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, हम फ़र्क नहीं करेंगे टेररिस्ट के अंदर और स्पॉन्सर्स के अंदर। इसका मतलब हम फुल स्केल लड़ाई लड़ेंगे। फिर हमें एक नमूना मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि लड़ाई कैसी होगी, वो भी हमें समझ में आ गया है। वो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी, जैसे आज तक कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है। कैसी होगी? हाँ, देखिए, अब तक क्या होता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होती थी, वहाँ पर एक लाइन होती थी जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन। इस तरफ हमारी फ़ौज है, उस तरफ उनकी फ़ौज है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती थी। जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है, हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं, जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर, साइड, ये वो बैटलफील्ड का, पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। ये तो पूरी बात बदल गई ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत ख़तरनाक लड़ाई होगी। उसका कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो बहुत कम हो गया है। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान जो है, जो उनकी आप देखिए ज्योग्राफी एकदम सीधी सी है और वहाँ पे उनकी बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यानी आप ये कह रहे हैं क्योंकि भारत ने न सिर्फ के बॉर्डर पे हमला किया, बल्कि जो टेररिस्ट ठिकाने जिन्हें हम कहते हैं, हमने देखा बाकायदा लाशें निकल के आई। मसूद अजहर जो हैं, उनके पूरे परिवार में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। जहां आतंकवादी कैंप है वहां भारत ने, तो इसको तो आप बड़ी कामयाबी कहेंगे? नहीं, देखिए, वो कामयाबी मैं इसलिए, देखिए हमने जो किया वो एक्यूरेटली हमने टारगेट किया, अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम टेररिस्ट से नहीं है, हम टेररिस्ट से 1991 से लड़ रहे हैं। हमें तो स्टेट लड़ रहा है हमसे। अरे भाई, हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की सपोर्ट से लड़ रहा है? नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। मैं हार भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को, वेस्टर्न सेक्टर में आज भी कायम है। उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई? नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की, तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती। वो कहाँ कर पाए हम? जहाँ तक सवाल है बांग्लादेश बनाने का, हमने बनाया, पर आप खुद सोचिएगा, ईस्ट पाकिस्तान
जो 1000 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज अक्रॉस इंडिया है, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे वेस्ट से ईस्ट को, तो वो तो वैसे ही जाना था। आप ये देखिए ना इस बात को, लड़ाई जो हुई वो तो वेस्ट में हुई, और वेस्ट में हमने थमा के रखा उसको, क्योंकि जो उस समय आर्मी चीफ थे उन्होंने सीधा ये आदेश दिया था, जो हमारे वेस्टर्न कमांडर थे उस समय जनरल कैंडिट से, कि आप इसको रोक के रखिए, हमें यहाँ पे काम करना है, और हमने बांग्लादेश बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अभी तक जो भी हमने फुल स्केल वॉर लड़ी है पाकिस्तान के साथ, तो वो लाइन कायम है। अब चाइना उनके साथ खुल के लड़ रहा है, साथ में खड़ा है। लेकिन ये प्रवीण जी अगर ईमानदारी से देखें तो ये तो धोखे की जीत हुई। अगर मान भी लें, धोखे की लड़ाई, जीत तो चलिए, जीत हार तो दोनों मुल्क कहेंगे कि हम जीत गए हैं। मैं तो कहती हूँ ये धोखे की लड़ाई हो। अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो सामने आए और खुद लड़े। नहीं, क्यों चीन की मदद से लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब अच्छी बात यह है कि क्या हुआ उनके पर्सपेक्टिव से, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम रफेल ले रहे हैं, हमें तो खैर वो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हैं, वो बात छोड़िए, तो हमारे जैसे रफेल होंगे तो इंजीनियर नहीं आते हमारे पास, फ्रेंच उनके तो आप छोड़िए, वो तो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हमें। क्या होता तो, है सोर्स कोड? हाँ, सोर्स कोड का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी तब्दीली छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की करनी है, कुछ नई चीज़ लगानी है, कुछ अपने नए हथियार को लगाना है, हमें उनको बुलाना पड़ेगा कि भाई आके कर दो, वो हमें बता ही नहीं रहे। नहीं तो क्या इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं? देखिए, जहाँ तक गिराने का सवाल है, वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4, जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं, उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते, तो बात वहीं अटकी हुई है। लेकिन अमेरिका के गिरे तो साफ तौर पे सारी अमेरिकन मीडिया ने जब गिराए ईरान ने, तो अमेरिकी मीडिया ने सब बात, दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ सामने रख दिया कि इतने गिराए गए। किसके? अमेरिका के इराक में गिरा, एक ओमान में, अच्छा, में गिरा। आप वेस्ट एशिया की बात कर रही हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ जब उनके गिरे तो लोकतंत्र में तो देखिए, जब जंग होती है तो हार और जीत दोनों होती है, नुकसान और फायदा दोनों होता है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, जब उसके कई जहाज गिराए गए, और वो जहाज जिनको कहा जाता है कि इनविंसिबल हैं, और वो बने ही इस तरह से हैं कि वो कभी गिराए नहीं जा सकते। तो इसका जवाब जो है ये मीडिया को लेना पड़ेगा, सरकार से। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आपको पता तो है। नहीं, अब देखिए, मेरे पता होने से कुछ नहीं होता है। सरकार को बताना है कि 6 और 7 की रात को हम अभी जश्न मना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, अच्छी बात है, और हम कुछ लेसन्स भी लर्न करे होंगे हमने, वो भी अच्छी बात है। कुछ हम भी अपनी तब्दीलियां कर रहे हैं, पर उस समय क्या हुआ, क्योंकि 6 और 7 की रात बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर है, मतलब हम साथ साथ हैं, तो एयर वॉर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ। अगर उनकी एयर वॉर में हमने देखा, उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया 2019 में एयर वॉर में, वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद होगा। और फिर 5 साल बाद तो अब फिर वो अच्छा कर रहे हैं, और इस बार तो उनके इंजीनियर भी आ गए। हम देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप J-10 लेकर आइएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं वो ट्रेनिंग करके आते हैं और यहाँ आते हैं। पर अजीब बात ये देखी गई कि उनके खुद ही इंजीनियर यहाँ आ गए। तो मतलब और हम जिनसे जहाज ले रहे हैं फ्रांस से, ना वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो तो कोड भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, न्यूज़ जो आ रही है वो यही है कि वो सोर्स कोड, देखिए सोर्स कोड जो होता है, इसका मतलब ये है कि पूरी आजकल जो हवाई जहाज होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो सब डिजिटल होते हैं, तो उसका डिजिटल खाका क्या है वो कोई भी नहीं बताएगा दूसरे को। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि सिंदूर में आखिर हुआ क्या था। हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं गिराए गए। मुझे याद है द वायर ने एक स्टोरी की थी, और उसमें CNN की स्टोरी को सिर्फ कोट किया था कि 1 या 3 या जितने भी रफाल जहाज गिरा दिए गए, और इसको लेकर फ्रांस में तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि रफाल गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके जो पूरा ब्रांडिंग जो उन्होंने रफाल के इर्द गिर्द की है, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो इस पर तो वायर की वेबसाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। आप कह रहे हैं मीडिया को बोलना चाहिए? नहीं, वो तो मेरी वेबसाइट भी बंद हुई थी उसी दिन, क्योंकि रफाल का जो रहस्य है वो शायद जब अगली सरकार कभी आएगी तो तभी खुलेगा। अभी तो खुलने वाला है नहीं, तो वो तो बात खत्म हो गई। मैं एक बार ये सोचती हूँ इसी की राजनीति के लिए कि चलिए मान लेते हैं एक बार अगर मोदी जी या हमारे रक्षा मंत्री ये कह दें कि भाई हम जंग कर रहे थे, जंग में हमने उनका 3 गुना नुकसान किया, लेकिन 1 गुना नुकसान हमारा भी हुआ, इसमें क्या बदल जाएगा?
नहीं, ये तो सरकार जवाब देगी ना। आप, मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे नहीं, में। आप डिफेंस के अलावा डिफेंस की पॉलिटिक्स को भी समझते होंगे आप। नहीं, देखिए, ये मैं बिना तो पॉलिटिक्स के डिफेंस क्या है? पॉलिटिक्स तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को काउंटर टेरर ऑपरेशन पे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए नहीं था। चाहिए था। ये है सीधी सी बात, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी सबसे इलीट सर्विस है। हमने उसको 2019 में इस्तेमाल किया। एयरफोर्स की कमज़ोरियाँ बताई उनको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो जैमिंग होता है, वो उनका बेहतर देखा गया हमारे से। फिर इसमें कुछ कमज़ोरियाँ निकली हैं जो जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। जब खबर बाहर नहीं आती है तो आपको कैसे पता लगता है ये सब? किस चीज़ में? जब ये खबरें बाहर, जब मीडिया छाप ही नहीं, नहीं रहा नहीं, है, वो देखिए वो ऐसा होता है कि एक तजुर्बा भी होता है। आप देख अब लेते हैं। हाँ, तो एक तजुर्बा है मेरा भी। मैं भी फ़ौज को 1977 से देख रहा हूँ, तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ ये क्या हो रहा है, पर ये पहली बार देखा ये है बहुत मैंने। खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि एक हाँ, पूर्व सैनिक अब हाँ। पत्रकारिता कर रहा नहीं, वो है, देखिए उसे सेना के बारे में भी पता है और पत्रकारिता क्योंकि भी कर रहा है। मैंने पढ़ा भी है इसको कितने साल, कोई 45 साल के करीब तो मैंने इस पे स्टडीज़ करी है। तो मुझे समझ में आ जाती है बात कहने की। पर मेन मुद्दा ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि काउंटर टेरर ऑपरेशन पे मैं समझता हूँ एयरफोर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है आपको मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करना। ये होता है जो उन्होंने दोनों बार किया। हाँ। 2019 में भी किया उन्होंने, और उन्होंने अब भी किया। और आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए कहाँ पर, उसके लिए आप अपना आर्मी यूज़ करिए ना। देखिए आपको तो पंजाब, अंदर फरीदकोट में जाके और बाकी जगहों पर जाके अगर कराची के पास करना है तो कैसे कर लेगा भारत? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जो है फैसलाबाद। नहीं, हाँ। देखिए आप पहले वहाँ पख्तूनख्वा वहाँ पहुँच गए 2019 में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ आपने मारा बालाकोट में। अभी आप पंजाब में चले गए, 2 जगह वहाँ मारा। तो कहने का मतलब ये है, उसके मारने के बजाय आप खुल के जंगी कर लीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं एयरफोर्स नहीं होना चाहिए, 2 फौजी आमने सामने हो और बिल्कुल आर्मी थल देखिए सेना की वो होनी चाहिए। 1990 से जो कश्मीर है, जो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे दोनों साइड आर्टिलरी भी खोलती हैं, दोनों साइड रेड भी करती थी, काउंटर टेरर वही रेड सब कुछ होता था। तो पर कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये वही बेसिक मुद्दा आ जाता है। ये सरकार ने सोचा है, उनकी ये नीति आ गई कि हम जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार की सोच है और एयरफोर्स इसमें राजी हो गई। ये एयरफोर्स की सोच है। क्या ऐसा भी संभव है आज की तारीख में कि एयरफोर्स ये कह दे कि भाई अगर डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं उसको मना कर सकती है एयरफोर्स? नहीं, देखिए एयरफोर्स, देखिए जब कोई एयर चीफ होता है या आर्मी चीफ होता है या नेवी चीफ होता है, अगर आप चीफ बन गए ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपकी जो पूरी फौज होती है वो आपके इशारे पे काम करती है। आपके इशारे पे वो जान देने को तैयार है। इस बात को आप समझिएगा। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। जवान जो होता है वो देश के लिए नहीं मरता है। जवान जो होता है वो अपनी यूनिट की, अपनी आर्मी की इज्जत के लिए मरता है। इस बात को समझिएगा कि मेरा जो साथी है, जो मेरा दोस्त है, वो मेरी यूनिट में है, तो वो लड़ रहा है तो मुझे भी लड़ना है। देश बाद में आता है। ये सोच है कि पहले ये आता है कि अगर मुझे हुक्म मिला है, मेरे सीओ ने दिया है, चीफ ने दिया है, तो मुझे ये करना है। अब मैं वापस J10 पे जाती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स आए और उन्होंने मदद की और बाकायदा यहाँ हमारे ऊपर हमला हुआ। कहाँ हमला हुआ? कहाँ मतलब? हम पे कहाँ? मतलब ये वो J10 जो है, अब वो J10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। वो J10 ने एक मिसाइल है जो PL-15 है, जिसमें ये बताया गया है कि 143 किलोमीटर पे, इसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे आप और हम बैठे हैं, देख पा रहे हैं हम। हाँ। हम आप उधर की पायलट हैं, मैं इधर का पायलट हूँ। हम दोनों मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। हम कोई 100 किलोमीटर पीछे हैं और उसके बाद भी मैंने अपना रडार बंद करा हुआ है। टारगेट मुझे कहीं और से मिल रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं। वो टारगेट मैं लेके वहाँ से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है।
तो अब मैं लब्बे लुबाब आपकी इस पूरी बातचीत का मेरी नज़र में ये है कि अगर हमने ये कह तो दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि अगर अब जो भी आतंकवादी घटना होगी उस पर हम युद्ध करेंगे, वो एक्ट ऑफ वॉर, यानी वो माना जाएगा कि आपने युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया है, वॉर का डिक्लेरेशन। तो एक तो पहली बात ये रही, तो हमें युद्ध करना होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी कैंप पे हम हमला करना चाहते हैं तो हमें एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें आर्मी को इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर ये बात खुलकर सामने आ गई है, साबित हो चुकी है आधिकारिक रूप से कि सिंदूर में न सिर्फ कि पाकिस्तान हमसे लड़ा बल्कि पूरी ताकत के साथ, फिजिकल पावर के साथ चाइना प्लस पाकिस्तान से भारत लड़ा और इसलिए भारत को नुकसान हुआ। मैं जो आपकी पहली दो बातें हैं उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्मी को भी आपको काउंटर टेरर ऑपरेशन दूसरी तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने 2016 में बोला, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अगर साहब आपको लड़ना है तो हम पहले भी करते थे। हम जिसको हम रेड बोलते हैं, हम उनकी पोस्ट पे जाके अटैक करते थे, वो हमारी पोस्ट पे अटैक करते थे। तो सवाल ये है कि आप आतंकवादी जो है, आतंकवादी को तो वो आर्मी सपोर्ट कर रही है ना, तो प्रॉब्लम तो आर्मी है पाकिस्तान की, आतंकवादी थोड़ी ना है। और कब तक कहते रहेंगे आतंकवादी फिर? हाँ। आतंकवादी का ना तो कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई शक्ल है, ना आगे है ना पीछे है। 10 मर जाएंगे, वो 20 और खड़े कर देंगे। लड़ाई तो उनके साथ लड़नी है ना भाई। ये मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ। मसूद अजहर या इस तरह के जो आतंकवादी हैं उन्हें तो पाकिस्तान पाल रहा है ना। नहीं, वो देखिए, वो उनकी पॉलिसी है, वो एक। अब दूसरी बात जो आप बोल रही हैं कि अभी मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, पर अब वो उसमें इफाजा, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इजाफा, सॉरी। So that has increased a lot, primarily because the engineers are right there and they are the people who understand the aircraft. These are the people who know the aircraft और जो maintain कर सकते हैं what we call software integrity, because this whole thing is about software. उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग हैपेंस। अब इस कड़ी में बिल्कुल आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर और मुद्दों पे बढ़ूंगी। देखिए, भारत के पास, मुझे बताइए, ऑप्शन क्या है? अगर आप भारत के रक्षा मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, और वहां से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, कभी हमारे 10 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, कभी बालाकोट हो गया, कभी यानी अभी पहलगाम हुआ, ऐसे में कोई भी सरकार चुप कैसे रह सकती है? उसे हमला तो करना पड़ेगा। नहीं। और क्या ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है? तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप मना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी। अगर शांति होगी तो उनको कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है आतंकवादी यहाँ पर। हम पहले भी देख चुके हैं। अब आपको याद होगा जब बातचीत चल रही थी मनमोहन सिंह सरकार की और मुशर्रफ के टाइम की, तब किताबें भी लिखी गई हैं, पाकिस्तानियों ने भी लिखी हैं किताबें, कि उस समय उनका जो लगभग बातचीत हो गई थी, हाँ, बंद कर दिया था उन्होंने। और वो हिडन हैंड जो था, वो इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कश्मीर पे बात करिए। हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए, जैसे हम बोलते हैं डिटरेंस। तो यानी अगर करना भी पड़े लड़ाई तो हम तैयार रहें, इस दौरान शांति होनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत होगी तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास, देखिए, चाइना आकर अप्रैल 2020 में हमारी ज़मीन पे बैठा है, ईस्ट लद्दाख में। हमने क्या उनसे लड़ाई कर ली? हम, अगर आप याद करिएगा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री विच इज़ 5 times माई इकॉनमी। अरे भाई, ये इकॉनमी की बात नहीं है, मिलिट्री ताकत की बात है। हमने इस बात को भांप लिया और उन्होंने भी भांप लिया
कि हम आके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर पाएंगे। वो आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन किर्गिस्तान में जो राजनाथ सिंह जी का बयान था, हम्म, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश भी नहीं होता, वो हाँ। अलग बात है कि उसके बाद बहुत भरपाई की उस स्टेटमेंट की, वो गलती से निकल गया था स्टेटमेंट। नहीं नहीं, देखिए वो मुझे मालूम नहीं गलती से निकला था, पर वो एक सही स्टेटमेंट था। वो एक ही स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जो मुझे समझ में आ गया। जो आतंकवादी है उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान सिर्फ कौन है? आतंकवादी है। धर्म तो चलिए नहीं है, लेकिन देश तो है पाकिस्तान। नहीं क्या नहीं, है? देश नहीं है ना, वो मर्सनरीज होते हैं बहुत सारे। ये मर्सनरीज भी होते हैं ना कि वो, देखिए हमें देखना है जो हमारा दुश्मन है उसकी शक्ल क्या है कौन, ये तो क्लियर हो जाए। तो फिर हमने दुनिया भर में अपने एमपीज को भेजा, हमने एक हाँ। डेलीगेशन भेजा, और पाकिस्तान को हम अलग थलग करना चाहते थे दुनिया के स्तर पर, और स्थापित करना चाहते थे कि ये वो देश है जो पाकिस्तान जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है। अगर कोई टेररिज्म का देश ही नहीं है तो हम अलग थलग क्यों करना चाहते थे पाकिस्तान? देखिए टेररिज्म आज इशू ही नहीं है। आप ये समझिएगा, टेररिज्म इशू बना था 9/11 के बाद। उस समय जो था जब प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर करा था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसके बाद ये दुनिया में इशू बन गया टेररिज्म। अभी जो इशू है वो एक अलग इशू है, विच इज अबाउट स्टेट वॉर्स। अभी ईरान की लड़ाई हो रही है उसके साथ, बिल्कुल। अमेरिका के और साथ। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट ही आपस में लड़ रहे हैं, स्टेट लड़ रहे हैं तो ना, आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या हो रहा है, दुनिया बदल रही है, और क्योंकि दुनिया बदल रही है, एक जो रूल्स थे वो खत्म हो गए हैं, नए रूल्स बनने हैं, तो इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सामने आ रही हैं, तो स्टेट्स लड़ रही हैं। ये आतंकवादी जो है, एक का आतंकवादी जो होता है, एक का, वो दूसरे का कुछ और होता शहीद है। है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी एयरफोर्स को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये एक गलत चीज़ है। एयरफोर्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए काउंटर टेरर ऑपरेशन। तो सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा मेज पे हूँ, बैठ के बातचीत मैं होगी। ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैं ये कह रहा हूँ आज दुनिया बदल चुकी है, और जो पहले हम बातचीत करते थे तब एक अलग माहौल था, आज एक ऐसा माहौल है कि चीन भी चाहता है कि तीनों की बातचीत हो। इंडिया चाइना से बात करे, इंडिया पाकिस्तान से बात करे, एक ट्राइलैटरल टाइप की बातचीत हो, शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, बैठिए बातचीत तो करिए। और हद तो ये है प्रवीण जी, देखिए कि हमने तो फिर से बाजार खोल दिए हैं अपने तमाम चाइना के लिए। जिस इकोनॉमी का जिक्र हो रहा था कि अपनी कीमत पर हमने चाइना के लिए बाजार खोले हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि 1 साल सिंदूर का हम मना रहे हैं, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हमारे ऊपर हमला किया, हमें कमज़ोर करने की कोशिश आके चली गई। जो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी है, रिटायर्ड, उनको अपॉइंट किया गया है भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर। और साथ साथ जो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, उनको भारत के नेवल स्टाफ के चीफ के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। इसको लेकर ये माना जा रहा है कि भाई ये भी आर्मी बैकग्राउंड के हैं, हमारे जो CDS हैं, इसमें क्या हर्ज है? नहीं नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, ये तो सरकार ने तय करना है। मेरी सिर्फ 2 बातें हैं, हर्ज मैं कौन होता हूँ करने वाला। मेरी 2 बातें ये हैं। पहली बात तो ये समझिएगा कि हमें सिंदूर से पता चल गया है कि जो लड़ाई अगली होगी, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो तो बेहतर है, अगर हुई तो एयरफोर्स का मेन रोल होगा, वो लीड रोल होगा। तो अगर CDS होता है एयरफोर्स का तो वो बेहतर है हमारे लिए। पर दूसरी बात ये है साथ साथ कि ये CDS बनाया क्यों गया मैं वही है? पूछना चाहती थी कि ये तो एक पॉलिटिकल पोस्ट है एक तरह तो से। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये मिलिट्री पोस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये इन्होंने जनरल बिपिन रावत को लाना था। जनरल बिपिन रावत को पहला CDS बनाना था, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड हैं सरकार के साथ, क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडियोलॉजिकली CDS इंक्लाइंड नहीं होंगे, और आर्मी सबसे बड़ा तबका है, तीनों सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मैन तादाद ज़्यादा है। हाँ, या दैट्स राइट, दैट्स द वर्ड। सो दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द 3 सर्विसेज। सो इफ दे आर अलाइंड politically and ideologically with the government, then it becomes easier for the government to say कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, हम काउंटर टेरर ऑपरेशंस करेंगे। तो और फिर देखिएगा काउंटर टेरर, ये जो सिंदूर भी हुआ था, इसमें भी आपको मज़ेदार बात बताऊं कि 9-10 तारीख को हमने कहा कि हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन किया था। तीनों सर्विसेज थी, हमने प्लान बनाया, 6-7 को लड़ाई शुरू हुई, 1-1.5 दिन हमने कुछ खास नहीं किया। उसके बाद हम कहते हैं हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन किया।
और उसके अंदर सीडीएस ऑपरेशनली मतलब कॉम्बैट के तौर पे मिले हुए थे, जबकि सीडीएस का हमें बताया गया था रोल सिर्फ एडवाइजरी रोल है। पर जो एडवाइजरी रोल का काम था, आपने देखा होगा वो फ़ोटो भी आई थी कि वो तीनों चीफ बैठे होते हैं और सीडीएस भी बैठे होते हैं। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो एडवाइजरी कहाँ से थी, सब बैठे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि जो सीडीएस पोस्ट है, मेरे हिसाब से इस पोस्ट की अभी ज़रूरत है ही नहीं और थी ही नहीं। अभी आप ये जो देखिए अनिल चौहान, देखिए नया वाले जो सीडीएस बन रहे हैं, इनको देखिए, ये दोनों एडवाइज़र थे एनएसए के, तो वो एनएसए के करीब थे। अब एनएसए करीब होने का क्या मतलब हुआ? दो बातें, क्योंकि सरकार ये मानती है कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर, कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। तो लड़ाई नहीं लड़नी है तो क्या करोगे आप? काउंटर टेरर ऑपरेशन करेंगे। तो वो मैसेज को लेके जाना और सबको बताना और उसको ट्रांसलेट करना मिलिट्री लैंग्वेज में और समझाना, वो सीडीएस का काम है ना, तो वो आर्मी का ही होना था। बिल्कुल, और वही होना था जो कि करीब है डोवल साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी इस लंबी बातचीत के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। उम्मीद हम यही करते हैं इस पूरे पॉडकास्ट के जरिए कि कोई बहुत क्विक कमेंट्री या त्वरित टिप्पणी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, उसके बजाय एक ठीक से बैठकर शांति के साथ बातचीत की जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश हित में कोई भी बात है, और मैं तो कहती हूँ दर्शकों के अलावा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारा मिलिट्री और सिक्योरिटी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बैठे लोग हैं, वो भी इस तरह के एक व्यक्ति को जो किसी द्वेष से नहीं बल्कि एक हमदर्दी से, भारत के ही प्रति एक हमदर्दी से उन बातों को कह रहा है जो शायद कड़वी बातें हो सकती हैं, पसंद ना आए उन लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सुननी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।